देखिए वो गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है जो सारे बच्चे करते हैं। देखो सिलेक्शन लेना है तो एक सीढ़ी होती है पीवाईक्यू की, वो आपको चढ़नी ही चढ़नी है। और हम यहाँ पे 2021 के यूपीएसआई के सारे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये पॉलिटी की 5th क्लासेज है, 5th क्लास है, बाकी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख लेना उसमें जा करके। तो आप अगर ये करेंगे तो सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसे हमने जो है इसमें ये मैं रहा यूपीएसआई की सीरीज़ करा रहा हूँ मोहित, बाकी हमारी टीम है, आप इसको देख लीजिएगा, बाद में बताएंगे। फिलहाल तो काम की बात करते हैं। देखिए 13 नवंबर वाली शिफ्ट है, ठीक है। इस 13 नवंबर की शिफ्ट में हमने अब तक जो है लगभग 30 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बाद में आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारा 30 क्वेश्चन है, शायद 30 क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द 30th क्वेश्चन, ये आज हम करने वाले हैं सारे के सारे। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं इसका, जो है यहाँ, ठीक है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि बताइए भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जो है जोड़ा गया था, वो किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो वो जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारा सहकारी समितियों बनाने का अधिकार जोड़ा गया था। इसके द्वारा ही फिर हम बाद में समितियां बना पाए थे। देखिए इसमें क्या था और क्या जोड़ा था इसमें 97 में। तो 97 में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को तो जोड़ा ही है, ठीक है। बाकी 43B में आर्टिकल 43B से जो DPSP है वो भी जुड़े हैं हमारे, ठीक है। और पार्ट 9B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हम ये पढ़ ही रहे हैं, और पार्ट 19(1)C भी जोड़ा गया है, ठीक है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 9B को आंशिक रूप से निरस्त किया था, 2021 में निरस्त कर दिया था 9B को, ठीक है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर देखें कि और जो ऑप्शन दे रखे हैं 32 अमेंडमेंट एक्ट, तो वो किससे रिलेटेड है। तो इसमें आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रावधान था, ठीक है। 76वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था। तो 76वें संविधान संशोधन से 69% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए किया गया था और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल में डालने के बाद उस पर कोर्ट जो है बहस नहीं करता है, ठीक है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या करता है, वो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। ये समझौता हुआ था इस संविधान संशोधन के तहत, जो भूमि थी वो ली गई थी, ठीक है, और दी गई थी। बाकी क्या कहते हैं, आप मुझे बताइएगा अमेंडमेंट 101 क्या है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट से संबंधित है एक जो अधिनियम, वो किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। तो वो पारित किया गया था 2016 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो बिल्डर्स होते थे वो धोखाधड़ी करते थे, जालसाजी करते थे। इसमें खरीदार जो हम बायर्स हैं, उन बायर्स के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। इसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी कम हुई है। ये लागू हुआ था 1 मई 2017 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तब विषय जो थे, समवर्ती सूची हो, राज्य सूची हो, ठीक है, या केंद्र सूची हो, उनमें अलग थे। अब जो है अलग हैं, बढ़ते गए हैं समय के साथ में, ठीक है, कम हुए बड़े ऐसे कर चलता रहा है। तो पहले 47 थे, अब जो है भाई वो 52 विषय हैं, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद बड़े थे ये। और अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से विषय हैं समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पे दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर जो है अपना कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, एजुकेशन, विवाह और परिवार कानून, आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, शिक्षा, एजुकेशन, वन और पर्यावरण, बिजली उत्पादन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग्स वगैरह जो होती है इसमें ही है। प्रेस एंड न्यूज़पेपर भी इसी में कंकरेंट लिस्ट में है, जिस पे दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि पिछली वीडियो लॉन्ग हो गई थी, क्योंकि मैं डिटेल्स में बताते हुए जा रहा था। और मैं ये देख रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन आता ही है, तो उससे रिलेटेड हम बाद में भी बता देंगे। तो एक पे ही फोकस ना करके हम उससे रिलेटेड जल्दी जल्दी आप कर पाएँ, क्योंकि पेपर भी पास ही है, तो आपका रिविज़न जल्दी हो पाए, हम जल्दी जल्दी आप इसको देख पाएँ। इसलिए हम लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, हम जल्दी चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये बताइए कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो वो किया गया था 2013 में। पुराना जो था 1894 के कानून को रिप्लेस कर दिया था 2013 कानून से, ठीक है। जैसे इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं इससे भूमि सुधार से संबंधित, देखिए क्या है, जैसे रेरा है, रेरा ये
पढ़ेंगे अभी आप, यहाँ पे है नीचे, ठीक है। रेरा है, ये 2016 में, ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया था रियल एस्टेट अनियमितता को, ठीक है। ये रहा रेरा, देखो ये था रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो भी पढ़ा था वही रेरा है। तो इसको रिप्लेस किया था 2016 में रेरा से, ठीक है, रियल एस्टेट अनियमितता को। एक है लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये 2013 का है। ये 1894 में जो एक्ट था उसको इससे रिप्लेस कर दिया गया था, अब ये हो गया था, ठीक है। एक 97वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अधिकार, ये इसमें ऐड कर दिया, मतलब ये इम्पोर्टेंट एक एक्ट मान लीजिए, ठीक है, ये ऐड हुआ था। अगला है कि संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये गया था 1996, ठीक है। इसमें क्या था, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था जो होती है और 5वें अनुसूचित क्षेत्र जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो होता है वो कराते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसका आयोजित कराता है राज्य विधानसभाओं का चुनाव। और ये किस में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 324 में दिया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रखा है कि आप PDF बाद में पढ़ें, तो आप यूं ही पढ़ते चले जाएं अपनी भाषा में, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। अब देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, वो मुख्य काम उसके क्या हैं? तो वो है पंचायतों, नगर पालिकाओं के चुनावों का निष्पक्ष संचालन करना, ठीक है। और गवर्नर ऑफ स्टेट से संबंधित है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ठीक है, किसके? स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है कौन? गवर्नर के बारे में, कि एक गवर्नर होगा स्टेट का। और ये भी है कि हाँ एक ही गवर्नर 2 स्टेट का हो सकता है, जो आनंदीबेन पटेल थी, MP और UP की रही थी पहले, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, ये आर्टिकल 154 में दे रखा है। मिनिमम एज 35 वर्ष होती है राज्यपाल बनने के लिए, और टेन्योर 5 वर्ष का होता है। वैसे तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 155 क्या है, उसमें यह है कि नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, किसकी? राज्यपाल की। देखिए मैंने यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आशंका है कि आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और जो पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ ऐड करते हुए चला हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इसको बताऊँगा आपको, ठीक है। तो नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं से संबंधित क्या है? आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायतों का चुनाव का प्रावधान दिए रखा है। और आर्टिकल 243 के तहत दे रखा है नगर पालिकाओं के चुनावों का प्रावधान दे रखा है, ठीक है। स्टेट हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की बात है पार्ट 6 में, भाग 6 में, अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो वो बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो वो होता है हमारे प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। जब दोनों सदनों में मतभेद हो, जब दोनों सदनों में कोई बिल आया, उस पर दोनों सदन जो है एक जैसे मत नहीं दे रहे हैं, मतभेद हो रहा है उनमें, तो क्या होगा? राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और उसका अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का कोई नहीं करता, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। और जैसे इस पर स्पीकर दे रखा था इसमें ऑप्शन में, तो हमने बता दिया कि अध्यक्षता करते हैं उसमें लोकसभा के स्पीकर संयुक्त बैठक की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर, ये जितने भी ऑप्शन दे रखे होंगे हम उन पे भी बात करते हुए चलेंगे, ताकि अगर अगला क्वेश्चन उस ऑप्शन से बन करके आ जाए आपके पेपर में या अगले पेपर में आने वाले में, तो आपको उसके बारे में जानकारी हो और आप उसको एक तरह से रिवीजन हो आपको, और आपको याद हो पहले से वो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो आर्टिकल 74 में दे रखा है। तो आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? वो होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताएं तो ये अनुच्छेद 63 में दे रखे हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति। और ये भी है आर्टिकल 64 क्या कहता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब जो भी जो है उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा, पद की देन, ऐसा समझ लीजिए, पद की देन होगा, वो सभापति होगा किसका? राज्यसभा का, ऑटोमेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 20 क्वेश्चन है,
हमको 20 क्वेश्चन करने हैं तो हम थोड़ी स्पीड तेज लेकर के चलूँगा मैं, ठीक है। बताइए, अनुच्छेद 165 के संदर्भ में राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 दे रखा है, उसमें राज्य सलाहकार के बारे में है, तो वो कौन होता है, ठीक है। वो होते हैं हमारे एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो आर्टिकल 165 में दिया गया है कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है। ये हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, इतनी योग्यता होती है जो महाधिवक्ता चुना जाता है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारे यहाँ पे। अटॉर्नी जनरल के बाद अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में। और अटॉर्नी जनरल ये है एक संवैधानिक पद है। ये क्या है? एक संवैधानिक पद है, मगर ये जो है सॉलिसिटर जनरल ये वैधानिक पद है, ठीक है। ये वैधानिक पद है, ये संवैधानिक नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब आर्टिकल इसका इससे संबंधित आर्टिकल नहीं है, समझ लीजिए शॉर्ट में, सिंपल भाषा में। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है इसको, सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है। मुख्य काम क्या होता है उसका? भारत सरकार का कानूनी पक्ष अदालतों में रखना। अदालत में अगर कोई भी भारत सरकार से संबंधित कोई कानून, किसी बात पर बहस हो रही है, किसी पे मुद्दा है चल रहा है कोई, तो उस पर क्या करेंगे? कानूनी पक्ष रखेंगे। एडिशनल गवर्नमेंट लीडर, एक तरह से ये मान लीजिए कि जो सरकारी वकील कहते हैं, उच्च पद के सरकारी वकील मान लीजिए इनको। हाई कोर्ट के जज, तो हाई कोर्ट के जो होते हैं, जो हाई कोर्ट में बैठते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ के ही हैं, ये मैंने क्रॉप किया हुआ है, ऑफिशियल जो पेपर आए हुए हैं उनमें से क्रॉप किया हुआ है, उसमें डिटेल्स ऐड करी हैं ताकि आपको पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो और आपके पास अच्छे से डिलीवर हो पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे हैं, बहुत बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे कर लीजिएगा। एक नज़र तो देखना इनको बहुत ज़रूरी है। पेपर अगर UPSI का देने जा रहे हो तो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी नज़रों में जो है वो है कि पॉलिटी का पेपर तो देना ही देना है। पॉलिटी के 25 से 28 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, GK GS में। बाकी और भी जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है, बाकी और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं GK के, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं हमारे इन्हीं PYQ के थ्रू। हर टीचर अपने सब्जेक्ट का महारथी है, वो आपको इनके बारे में समझा रहा है बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से, ठीक है। आप जाकर के देख लीजिएगा, हमारी पॉलिटी की PYQ की सीरीज़ जो है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको लगभग वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी। और ये भी पॉलिटी की 5वीं वीडियो है शायद, ठीक है, देख लीजिएगा बाकी वीडियो भी, क्योंकि इससे पहला जो क्वेश्चन होगा मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ, यहाँ भी नहीं समझाऊंगा, बोल दूंगा कि भी उसमें बताया था मैंने, थोड़ा बहुत बताऊँगा, तो उसको आपको देखना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, PIL के संदर्भ में बताइए, तो PIL क्या है? न्यायपालिका द्वारा विकसित अवधारणा है। ये न्यायपालिका द्वारा PIL की एक तरह से अगर डिस्कवरी की गई थी, ये मान लीजिए आप, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा अवधारणा दी गई PIL की, वो तो मजाक की बात थी। देखिए, तो जुडिशियल कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना, वही चीज़ जो मैंने हिंदी में बोला आपको। PIL में क्या होता है भाई? संविधान में PIL शब्द कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, ये न्यायपालिका ने दिया है। PIL के फुल फॉर्म है पब्लिक, हाँ क्या हुआ मेरी पेन को? पब्लिक लिटिगेशन, ओ भाई पेन डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ भाई, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्चुअली पेन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं ये इसको स्टाइलस को चार्ज करने गया था, बाकी ये चार्ज हो गया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन से। तो PIL के बारे में हम बात कर रहे थे। PIL में क्या है भी? ये न्यायपालिका द्वारा विकसित अवधारणा है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताएं तो ये है, देखो, इसको फुल फॉर्म होती है इसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। संविधान में PIL शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया था 1970-1980 के दशक में। मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे थे न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर। भाई पिछली बार उसने PIL के बारे में पूछा है, तो इस बार हो सकता है कि पूछ ले कि उस टाइम पे, क्योंकि ये अवधारणा है और PIL बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एक इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसमें वो पूछ सकता है कि बताइए कौन न्यायाधीश थे, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन न्यायाधीशों ने क्या करा? लोकस स्टैंडी को लिबरल बनाया। इसका मतलब होता है कि यानी कोई भी व्यक्ति जनहित में याचिका दाखिल कर सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। उसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश का गठन, पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, नाम परिवर्तन हुआ 24 जनवरी 1950 को, राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को,
ठीक है। और 1975 से संबंधित अगर मैं बताऊँ तो 1975 में इमरजेंसी का वर्ष था वो, ठीक है। 1947 स्वतंत्रता मिली थी, राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो स्वतंत्रता मिली थी, राज्य का दर्जा नहीं मिला था हमको। बाकी बताइएगा कौन कौन उत्तर प्रदेश से है। बाकी तो सारी उत्तर प्रदेश से होंगे, यूपी पुलिस की दे रहे हैं, तो अगर कोई बाहर से है तो हमको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से, महान्यायवादी से संबंधित है हमारा आर्टिकल 76। हमने ऊपर भी बात की थी अभी, आर्टिकल 76 ये करते हैं भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है इनके अंदर। जब ऊपर बात हो रही थी तो हाई कोर्ट के बनने की होती थी, वो ऑडिटर जनरल की हो रही थी, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल की बात हो रही थी, एडवोकेट जनरल की बात हो रही थी वहाँ पे, तो ये एडवोकेट जनरल जो है हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है। और ये यहाँ जब हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है इनके पास। संसद में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, ठीक है। संसद में सलाह दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। आर्टिकल 148 किससे संबंधित है, तो ये CAG से, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। आर्टिकल 54 यह राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल्स हमने एक्सप्लेन किए थे, वहाँ देख लीजिएगा जा करके। आर्टिकल 165 ये राज्य का एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। राज्य में एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनसे रिलेटेड राज्य के लिए। देखो ये कन्फ्यूज़न करते हैं अक्सर, अटॉर्नी जनरल किस में है, आर्टिकल 76 में, और एडवोकेट जनरल किस में है, आर्टिकल 165 में। रट लीजिएगा, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको हमने कंपैरिजन चार्ट ही बना दिया है इसमें, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट जो अब तक पूछे गए हैं और जो पूछे जाने चाहिए और जाएंगे, ठीक है, उनसे संबंधित यहाँ से आएगा क्वेश्चन उठ करके, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी मैं इनको बताता हूँ। देखिए प्रेसिडेंट है तो उसका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक दिया हुआ है। नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है, और हटाने की प्रक्रिया को इनको महाभियोग कहते हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट। मुख्य कार्य क्या होता है, ये राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्र से संबंधित जितने भी काम होंगे वहाँ पे इनके ही साइन होंगे, तभी ही काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। वोट देने का अधिकार नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो ये संबंधित है आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 71 तक हमारा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, मतलब उपराष्ट्रपति से, ठीक है। ये संसद के दोनों सदनों को दोनों मिल करके नियुक्ति होती है इनकी, ठीक है, वहाँ से वोटिंग द्वारा, ठीक है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव हटाने की प्रक्रिया में क्या होता है, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है तब ये हटाए जाते हैं। और मुख्य कार्य क्या होता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं ये, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बहुमत होने पर इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में जो है बहुमत नहीं रहेगा तब इनको हटाया सकता है। लोकसभा में मतलब बिल पास करना पड़ता है कि हम वो जब संसद कहती है, क्योंकि लोग संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद। तो संसद कहेगी कि भाई हमें लगता है कि जो सरकार है उसका बहुमत नहीं है, तो सिद्ध करना पड़ेगा। सरकार को सिद्ध नहीं कर पाती अपना बहुमत, तो यहाँ पे जो है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, हट जाते हैं एक तरह से, सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है। और ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित 76 है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर हटाए जाते हैं, ठीक है। उनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल ये राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, ये राज्यपाल की इच्छा पर। सेम डिट्टो वैसा ही है, वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। CAG कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ये 148 में दिया हुआ है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज जैसी प्रक्रिया होती है इनको हटाने की, ठीक है। सरकारी खर्च की ऑडिट करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं हम सरकार के खर्चे का, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 में दे रखा है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज जैसी ही इनकी हटाने की प्रक्रिया होती है। चुनाव कराना होता है इनका काम, ठीक है। UPSC के चेयरमैन इनकी भर्ती कराते हैं ये। IAS PCS UPSC के जितने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे यही कराते हैं, ठीक है। और इनको राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के ही जो है सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं इनको, ठीक है। भर्ती परीक्षाएं कराते हैं ये। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दे रखा है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अवधि पूर्ण होने पर हटाया जाता है इनको। केंद्र सरकार को राजस्व बंटवारा करना इनका काम होता है फाइनेंस कमीशन का। कंप्ट्रोलर ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ये
कंटीजेंसी फंड है ये, ठीक है। आर्टिकल 267 राष्ट्रपति के अधीन हो, मतलब नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति के अधीन ही ये काम करते हैं, उनके परिषद पर्यंत लागू नहीं होते हैं। आकस्मिक व्यय का काम कर लेखा जो रखना होता है इनका, आकस्मिक व्यय का, ठीक है। और देखिए अभी जो सारे ऊपर जो आर्टिकल्स पूछे गए थे उनमें से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ ले लिए हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से है, 148 CAG से है, ये बार बार पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ पर इनको और मेंशन किया है। ये इनको और स्टार लगा देता हूँ मैं, ये स्टार हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, 315 UPSC से। इस जो पूरे आज की वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हैं। 165 एडवोकेट जनरल से है, 267 कंटीजेंसी फंड से है और 356 प्रेसिडेंट रूल से है, ठीक है। 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी दी हुई है, उसमें 356 प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में अंतर, इसका आर्टिकल कौन सा होता है, देखो अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में है, एडवोकेट जनरल 165 में है, ठीक है। ये केंद्र के लिए होते हैं, ये राज्य के लिए होते हैं। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा वो होते हैं नियुक्त और ये राज्यपाल द्वारा होते हैं। संसद विधानसभा बोल सकते हैं अटॉर्नी जनरल और ये बोल सकते हैं विधानमंडल में एडवोकेट जनरल, विधान परिषद में। बोर्ड दे सकते हैं नहीं, बोर्ड दोनों में से कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए हैं हम, टोटल हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आज यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बताइए विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। तो सीमाओं के समायोजन के संदर्भ में ये है हमारा भारत का परिसीमन आयोग, सीमा इसमें आ रहा है, परिसीमन आयोग करता है, ठीक है। ये क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। जैसे कहीं पे अगर जनसंख्या कम हो गई तो MLA की संख्या कम हो जाएगी, कहीं बढ़ गई है तो उनके लिए एक ज़्यादा हो जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा के ऊपर एक ऐसे करके होता है सिस्टम, उस पर बढ़ जाता है, तो ये उसकी वो जांच करते रहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा क्षेत्र की सीमा तय करना भी इनका काम होता है, विधानसभा क्षेत्र की सीमा तय करना भी इनका काम होता है, और किस क्षेत्र में कितने विधायक या सांसद चुने जाएंगे ये है भी इन्हीं का काम होता है, ठीक है, इस कमीशन का। सीधे जो है परिसीमन आयोग नाम से कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। इसका आधार क्या है, आर्टिकल 82 है, लोकसभा के लिए हर जनगणना के बाद परिसीमन का प्रावधान दे रखा है, वो है इसका आधार। आर्टिकल 170 राज्य विधानसभा के लिए भी, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है अभी इसका आयोग का, तो अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, सदस्य चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, और राज्य विधानमंडल अधिकारी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की बात आई तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है और डेलिमिटेशन कमीशन ये कराती है चुनाव क्षेत्र की सीमा तय कराती है। ये है मतलब परिसीमन आयोग, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया ये सर्वे करती है किससे, मानचित्रण और भू सर्वेक्षण का, जो हमारे एरिया का, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये RTI से संबंधित है, ठीक है। ये कमीशन बताइए 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन से। उसमें क्या था भाई, उसमें ये 1992 में जोड़ी गई थी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस किससे, 73वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची में क्या है भाई, तो पंचायतों के 29 विषय हैं, क्या हैं, पंचायतों के 29 विषय, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण, स्वास्थ्य, पशुपालन जैसे इससे रिलेटेड इसी तरह से 29 विषय हैं, ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 12th शेड्यूल जुड़ा था हमारा, ठीक है। 73वें से 11th जुड़ा था और 74th से 12th शेड्यूल जुड़ा था, ठीक है। 5th शेड्यूल कब जुड़ा था, 5th शेड्यूल जुड़ा था कब, ये तो ऑलरेडी था, ठीक है। पहले हमारे पास कितने शेड्यूल थे, 8 थे, फिर 12 शेड्यूल हो गए, ठीक है। तो शेड्यूल 5th शेड्यूल में क्या है, आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है। 7th किससे संबंधित है, तो 7th संबंधित है हमारा कंकरेंट लिस्ट से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से, फेडरल लिस्ट से संबंधित है हमारा, ठीक है। शेड्यूल्स की ट्रिक बताई थी हमने, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। T फॉर टेरिटरीज, E फॉर एमेंडमेंट्स, ऐसा करके A फॉर अफर्मेशन, ऐसा करके पूरी है, पिछली वीडियो में हमने बताई है, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, इनकी लिंक्स मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो वो पार्लियामेंट संसद द्वारा करे जाते हैं। आर्टिकल 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 124 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड बता रहे हैं हम, इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 124 के तहत। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, तो वित्त आयोग राज्यों का धन वितरण आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के अधीन है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या है? CJI होते हैं, और ये आर्टिकल 146 में दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। और इनके वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन आर्टिकल 125 में दे रखा है। चूँकि यहाँ पे जज से जो है अलाउंसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पे जज के वेतन की बात कर दी, तो वो आर्टिकल 125 में दे रखा है। हाई कोर्ट के जज की आर्टिकल 221 में दे रखी है, और CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आर्टिकल 148 में दे रखी है, ठीक है। वेतन से संबंधित है ये। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधित है। आर्टिकल 125 वेतन से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के, जो हमने अभी पढ़ा ही है जस्ट अभी, ठीक है। आर्टिकल 125 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होगा, ये आर्टिकल 125 वेतन से। और आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब होता है कि जो उसके आदेश होंगे, जो उसके निर्णय लिए हुए, जो केसेस पे उन्होंने निर्णय लिया होगा, उनको एक आधार माना जाएगा, वो एक रिकॉर्ड की तरह यूज होंगे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, ठीक है। उसको मान करके वो निर्णय लेंगे, अगले निर्णय में निर्णय लेंगे। और इसमें ही दिया हुआ है कि अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अगर कोई उसकी अवहेलना करता है, उसकी बेइज्जती करता है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको दंड देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। बताइए, सार्वजनिक सेवाओं की कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है कि किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये दिया गया आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 DPSP में है। DPSP संबंधित हमने ऊपर आर्टिकल दे रखे हैं, दिखाएंगे। आर्टिकल 4 DPSP में आता है, मतलब पार्ट 4 भाग 4। और आर्टिकल 50 जो है DPSP संबंधित है, जो सेपरेशन के लिए रिलेटेड है। और भाग 4 जो है DPSP है पूरा, उसमें सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करें, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करें, मजिस्ट्रेट प्रणाली सुधार, ये भी इसी में दिया हुआ है, ठीक है। DPSP से रिलेटेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो DPSP से रिलेटेड हमने ये DPSP दे रखी हैं, देखिए पिछली वीडियोज़ में ये आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जाता थे तो हमने सेपरेट कर दी थी, इसको पार्ट्स में कर दिया था। DPSP है ये। आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन देता है, ठीक है। 40 आर्टिकल 40 पंचायती राज के बारे में बताता है। और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, 46 SC ST के बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो हैं ये, इनको याद कर लीजिएगा कौन सा किस में दे रखा है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे 48A ही पूछा गया था इसमें, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। चलिए, हम कहाँ थे? पिछली वीडियोस देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। हाँ, तो हम थे यहाँ पे DPSP पे, ठीक है। आर्टिकल 52, ये भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, इसमें ये दे रखा है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ये इसकी डिटेल आर्टिकल 56 में दे रखी है, ठीक है। और यह है क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताइए भारत का स्थानीय स्वशासन के जनक कौन? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? ठीक है, तो वो हैं हमारे लॉर्ड रिपन, ठीक है। 1882 को स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव लाया गया था। नगरपालिकाओं को शक्ति दी गई है स्थानीय स्वशासन में, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भी थे एक हमारे, उन्होंने क्या किया था, तो वो 1857 के बाद का गवर्नर थे हमारे, ठीक है। और लॉर्ड मेयो, ये वित्तीय विकेंद्रीकरण करा था इन्होंने। और लॉर्ड डलहौजी को तो आप जानते ही होंगे, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे, ये इनकी नीति है, ये फेमस है। खराब आदमी थे बहुत, हाँ अच्छे नहीं थे, सारे के सारे खराब थे, लूटने तो आए थे हमें। देखिए अगला है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो वो है हमारा आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड, जो हमने ऊपर आर्टिकल पढ़ा था। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में दे रखा है। इसमें आपात खर्च के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में संसद की स्वीकृति बाद में ली जाएगी। मतलब
आपातकाल की स्थिति में जो पैसा यूज़ होगा वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगा, ठीक है, और संसद से स्वीकृति बाद में ली जाएगी। इसमें एक होता है हमारा कंसोलिडेट फंड, ठीक है, वो कंसोलिडेट फंड होता है, वो हमारा आर्टिकल 266 में दे रखा है, ठीक है, जो सरकार राज्यों को जो दिया जाता है पैसा है वो यहीं से दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 366 किससे संबंधित है, तो ये परिभाषाएं डेफिनेशन है, 30 से ज़्यादा डेफिनेशन है यहाँ पे, हर चीज़ की डेफिनेशन है, जैसे कि जीएसटी, एससी एसटी, ऐसा करके हर चीज़ डिफाइन नहीं की गई है वहाँ पे। आर्टिकल जो 366 है उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, लिखा हुआ है सब्जेक्ट जीएसटी की फुल डेफिनेशन दी गई क्या चीज़ है, डेप्ट, पेंशन, ईटीसी, बहुत सारी हैं इसमें ऐसा करके, ठीक है। आर्टिकल 269 में क्या है, तो अंतर्राज्यीय कर से संबंधित है। आर्टिकल 256 किससे है, राज्यों को केंद्र का निर्देश, राज्यों को केंद्र का निर्देश है इसमें आर्टिकल 256 में, ठीक है। अब अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो वो कहता है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा किया सकता है, तो किसके द्वारा किया सकता है, दल बदल से संबंधित प्रश्न, तो वो कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब पीठासीन, वो कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं और चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे, ठीक है, हेड ऑफ द हाउस होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ हाउस कौन होते हैं, वो होते हैं नेता, सदन के नेता, वो होते हैं हमारे कार्यपालिका के, मतलब हमारे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में हमने आर्टिकल 124(1) में दिया हुआ है चीफ जस्टिस के बारे में। लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे अभी करंट में जो है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, मगर हमारे ये एक वैधानिक पद है जो मतलब ज़रूरी है सही से लोकतंत्र को चलाने के लिए, ठीक है। जो अभी करंट में हमारे कौन है, राहुल जी हैं, मोदी जी के अपोज में, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, संविधान का पहचान पत्र बताइए किसने कहा था, किसको, प्रेमबल को, तो प्रेमबल को संविधान का पहचान पत्र कहा है N.A. पालखीवाला ने, ठीक है। N.A. पालखीवाला एक महान संवैधानिक विशेषज्ञ और वकील थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा क्योंकि प्रस्तावना में संविधान के मूल आदर्श लिखे हुए हैं, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। मतलब अगर कोई पूरा संविधान ना पढ़े तो प्रस्तावना पढ़कर उसकी आत्मा समझी जा सकती है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है हमारे पास। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम लिखा हुआ है, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी हमारी, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। प्रारूप समिति बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रारूप समिति, प्रारूप हिंदी में, सॉरी मैंने हिंदी में ले लिखा था इसको। और इन्होंने हार्ट एंड सोल बोला था आर्टिकल 32 को, ठीक है। ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है, चुनाव प्रणाली है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है। एकल हस्तांतरण मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है इसमें, ये सिस्टम होता है। और ये गुप्त मतदान होगा, MLA प्लस MP मिलकर चुनाव करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 72 किससे है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति से है, राष्ट्रपति की पार्डन की पावर से रिलेटेड है, वो किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक है। किसी की सज़ा के तरीके को कठोर कारावास है तो उसको सॉफ्ट कारावास कर सकते हैं, सॉफ्ट। बाकी जो है किसी की मृत्युदंड को माफ़ भी कर सकते हैं, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। आर्टिकल 78 ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देना, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ CGI दिलाते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे 52 एक राष्ट्रपति होगा हमारा, 53 कार्यपालिका की शक्तियाँ संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों के से संबंधित है। 54 की उनकी शक्तियाँ उनमें निहित होंगी, निर्वाचन संबंधित है राष्ट्रपति के। 55 चुनाव की प्रक्रिया है। आर्टिकल 56 कार्यकाल है। 58 योग्यता है और 60 शपथ है, ठीक है। तो कौन दिलाते हैं, CGI दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। इसी तरह से जो है मैं मोहित सिंह और आप पढ़ रहे थे पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस, आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा, ये जब तक कि सारे 52 शिफ्ट की सारे क्वेश्चंस उठा करके आपको नहीं पढ़ा दूंगा मैं, तब तक ये वीडियो आती रहेंगी। एग्ज़ाम से पहले हम ख़त्म कर देंगे। बाकी आप ज़रूर ही ये पिछली वीडियोस देखिएगा, ठीक है, इनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
बाकी ये हमारी सीरीज़ चल रही है प्रहार सीरीज़। इसमें बहुत ही होनहार टीचर्स हैं, सारे के सारे विद्वान हैं। ये अक्षय सर हैं, यूपी जीके में इनकी बहुत महारत हासिल है। ये हमारे मोहक सर हैं, ये आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं, आपको ट्रिक के साथ सब कुछ याद करा देंगे, बोल नहीं सकते, सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं ये। और ये मैं हूँ, ठीक है। और ये डॉक्टर प्राची सिंह मैम हैं, ये MBBS हैं। ये एडवोकेट मोहित सर हैं। और ये जो है हमारे क्या कहते हैं हिस्ट्री के ये हिस्ट्री क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको सर। बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री में इनकी ज़बरदस्त पकड़ है, आप इनसे पढ़िएगा संसार सर से, ठीक है। बाकी देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।